हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखा जाए बेटा इस चैप्टर के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए केमिकल रिएक्शन है तो जब भी कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें कोई सब्सटेंस का केमिकली चेंज हो जाए। केमिकली चेंज का मतलब क्या है कि टोटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, तो ये प्रोसेस जो है केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और अगर इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ओके, तो बहुत सिंपल है। तो अगर मैं बात करूंगा कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं तो आइए फटाफट देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, ओके, तो मैं कहूंगा whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place, which can expressed symbolically by a chemical इक्वेशन। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो एक केमिकल रिएक्शन है, और उसको सिंबल के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो उसकी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं, फॉर एग्जांपल कह लीजिए रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो बेटा लोहे पे जंग लगना है वो एक केमिकल रिएक्शन है। या फिर और कह लिया जाए डाइजेशन ऑफ फूड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। ठीक है बेटा, तो अगर लोहे पे जंग लगना हुआ या खाने का डाइजेस्ट होना हुआ, ये दोनों ही क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन है। अब अगर मैं बात कर लूँ जैसे कि सपोज दैट रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है बेटा, हमारा आयरन पीस है Fe, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो क्या होता है बेटा, ये बना लेता है FeO डॉट Fe2O3 डॉट XH2। ये हमारा कहलाता है बेटा फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ये रस्ट है बेटा, क्या है, रस्ट। तो क्या हुआ बेटा, ये आयरन था, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और इसमें क्या होगी बेटा, रस्टिंग हो गई। तो देखिए ये क्या था, ये एक केमिकल रिएक्शन थी और ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। अब मेरी बात को समझिएगा, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखी कैसे जाती है, तो यहां पर अगर देखा जाए मैं लिख देता हूं हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या करते हैं, जो स्पीसीज रिएक्ट कर रही हैं उनको हम लोग कॉल करते हैं रिएक्टेंट। तो एक साइड लगते हैं हम लोग बेटा रिएक्टेंट लिखते हैं, फिर एक एरो शो करते हैं। ये एरो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और उनके रिएक्शन के थ्रू फाइनली जो प्रोडक्ट बना है वो इस साइड लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग
प्रोडक्ट। तो जो स्पीसीज रिएक्ट करती हैं वो रिएक्टेंट कहलाता है, और रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं। सपोज दैट अगर दो रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट हैं या तीन रिएक्टेंट हैं, तो उनके बीच में हम लोग प्लस का सिंबल लगाते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट के बीच में भी हम लोग प्लस का सिंबल लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हम देखेंगे तो हमने आयरन और ऑक्सीजन के बीच में एक प्लस का सिंबल लगाया। तो ये हो गया सिंपल सा प्रोसेस। अच्छा, केमिकल इक्वेशन लिखने के फायदे क्या क्या हैं? हम लोग एक केमिकल इक्वेशन में बहुत सारी बातें सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमारा टाइम बचाते हैं। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन लिखना आना चाहिए और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए। तो हम लोग क्या क्या बातें इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो मैं बताता हूँ। हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिखते जाएंगे, पहला स्टेट को दिखा सकते हैं। दूसरा एरो जो है वो क्या दिखाता है? डायरेक्शन शो करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। थर्ड, किस टेम्परेचर पे हुई है तो हम लोग टेम्परेचर को भी शो कर सकते हैं। किस प्रेशर पे हुई है तो हम लोग प्रेशर को भी शो कर सकते हैं। ओके, रिएक्शन में अगर कोई कैटलिस्ट यूज हुआ है तो हम लोग कैटलिस्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और बात की जाए रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है तो हम लोग इसको भी दिखा सकते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या होती है अभी हम लोग बात करेंगे। तो इस बात को भी हम लोग समझ सकते हैं। और बोला जाए तो अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट, तो हम लोग उसको भी शो कर सकते हैं। तो इस तरह से इतनी सारी बातें हम लोग एक केमिकल इक्वेशन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो फटाफट मैं इसको रब कर देता हूं और देखते हैं एक केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं और उसमें इन सारे की बातों को समझेंगे। तो बात की जाए कुछ एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि एक रिएक्शन में ले लो N2 प्लस H2 इज कन्वर्टेड इनटू NH3 अमोनिया। तो देखिए बेटा, ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या है बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये रिएक्टेंट हो गए और फाइनली जो फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट वो अमोनिया है। अब देखिए, दो रिएक्टेंट के बीच में मैंने एक प्लस शो किया है, मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट एंड दिस एरो शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब क्या क्या मैंने बोला था, स्टेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि ये अगर गैस फॉर्म में है तो इस तरह से यहाँ लिख देंगे जी। ये भी गैस के फॉर्म में यूज करते हैं तो जी, और ये फाइनली जो बनता है ये भी गैस बनती है तो जी। अगर सपोज दैट कोई सॉलिड होता सब्सटेंस, सॉलिड, तो हम लोग उसके आगे सिंबल ऐसे एस लिख देते हैं। अगर लिक्विड होता तो हम लोग उसके आगे ऐसे एल लिख देते हैं। अगर गैस है, आप लोग समझ ही गए हो, तो उसके आगे हम लोग इस तरह से बेटा जी लिख देते हैं। और अगर एक्वस फॉर्म में यूज किया गया, मतलब उसको पानी में घुलाया गया है, तो हम लोग उसके आगे इस तरह से ए एंड क्यू इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया एक तो स्टेट, डायरेक्शन शो कर दी। टेम्परेचर, ये रिएक्शन जिस टेम्परेचर पे हो रही है उस रिएक्शन को, लाइक अगर मैं कह दूं ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर शो कर सकता हूँ। और मान लीजिए ये कितने प्रेशर पे हो रही है तो यहाँ पर मैं प्रेशर भी शो कर सकता हूँ। इसके अलावा इस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज किया गया है तो वो कैटलिस्ट भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लाइक आयरन की प्रेजेंस में होती है तो कैटलिस्ट, और इसमें जो कैटलिस्ट प्रमोटर लेते हैं वो मोलिब्डेनम होता है। अब आप सोचेंगे कि कैटलिस्ट क्या होता है या कैटलिस्ट प्रमोटर क्या होता है, तो मैं बता दूं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस हैं जो बेटा किसी रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर कोई सब्सटेंस किसी रिएक्शन में ऐड करने पर, डालने पर रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं, और जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देते हैं वो निगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा, एक चीज और सोचिएगा, कैटलिस्ट प्रमोटर क्या होता है? जो कैटलिस्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दे। कैटलिस्ट मतलब सोचिए, अगर कैटलिस्ट प्रमोटर सिर्फ यूज कर रहे हैं तो उस रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपने कैटलिस्ट डाला, साथ में कैटलिस्ट प्रमोटर भी डाल दिया, बात समझ रहे हैं ना, तो कैटलिस्ट की स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, तो वो कैटलिस्ट प्रमोटर कहलाता है। तो इन दिस रिएक्शन आयरन इज अ कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम इज अ कैटलिस्ट।
प्रमोटर। तो देखिए हम लोग स्टेट शो करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को भी शो कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा क्या हो सकता है? अगर रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, लाइक मैं कह दूं जैसे एक रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो इट रिएक्ट एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये बेटा रिएक्ट करते हैं तो साथ में हायर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो देखिए रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट लिखा और रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी क्योंकि हीट रिलीज कर रही, तो हमने यहाँ पे हीट दिखा दिया, तो इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम लोग हीट को भी शो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो किसी रिएक्शन को हीट की जरूरत है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और साथ में मैं ले लूं अमोनियम क्लोराइड, जब बेटा ये रिएक्ट करते हैं तो इट फॉर्म BaCl2 प्लस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बना देते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? हीट की जरूरत होती है, तो माइनस हीट। बात समझ रहे हैं? तो देखिए हम लोग हीट को भी शो कर सकते हैं। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको बात समझ में आ रही है? तो हम लोग हीट को भी शो कर सकते हैं, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। इसके अलावा मान लीजिए ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये जो है ये बना लेता है हमारा BaSO4 और साथ में 2HCl। देखिए बेटा ये सारी बहुत फेमस रिएक्शन है जो मैं देख रहा हूँ, आपको सारी याद करनी है। तो इसमें अगर देखा जाए, देखिए मैं बताता हूँ, ये एक्वस फॉर्म में यूज करते हैं तो मैंने एक्वस लिख दिया। ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, पानी में मिला हुआ होता है। ये भी एक्वस फॉर्म में फॉर्म होता है। और ये जो है बेटा ये सॉलिड बन जाता है। सॉलिड बन जाता है तो ऐसे नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट या PPT। तो अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो उसको भी इस तरह से एरो से दिखा सकते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अगर कोई गैस फॉर्म हो रही है और वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से इवॉल्व हो जा रही है, तो जैसे कि मैं कह दूं कोई गैस मान लो कहीं पर कोई गैस मान लो नाइट्रोजन गैस फॉर्म हुई किसी प्रोसेस में और वो बाहर चली गई, हमने ओपन कंटेनर में रिएक्शन कराई थी, तो हम लोग उसको इस एरो से दिखा देते हैं। तो आप खुद समझिए बात को, हम लोग एक केमिकल इक्वेशन में कितना डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी स्टेट दिखा सकते हैं। एरो डायरेक्शन ऑफ एरो रिएक्शन को दिखाता है, किस टेम्परेचर पे हो रही है, किस प्रेशर पे हो रही है, कौन सा कैटलिस्ट यूज किया गया है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, इस तरह की बातें, और प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, इस तरह की बातें हम लोग एक केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक केमिकल इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, मेरी बात को समझिएगा। एक चीज को और सोचिए, एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे दीज ऑल आर अनबैलेंस्ड कॉज हेयर मैं बात करूं नाइट्रोजन एटम जो है 2 हैं रिएक्टेंट में, बट प्रोडक्ट में बात करेंगे तो एक ही है। यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन के एटम जो है 2 हैं बट यहाँ पर 3 है। बात समझ रहे हैं? तो इट इज अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटन। स्केलेटन समझ रहे हैं बेटा? स्केलेटन इक्वेशन कहलाती है। जब हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं, मतलब कि व्हेन नंबर ऑफ एटम इन अ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, तो हमारी ऐसी इक्वेशन बैलेंस कहलाती हैं। और उससे अगर बैलेंस नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम बराबर नहीं है, तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या स्केलेटन इक्वेशन कहलाएगी। तो ये अभी जो है एक स्केलेटन इक्वेशन है। दीज ऑल आर आई थिंक स्केलेटन। अगर मैं इनको बैलेंस करूं तो कैसे करते हैं? तो हम लोग इनके आगे देखिए, जो आपका नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, तो इनके कंपोजिशन में कभी भी कोई चेंज नहीं करते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझता हूं कि हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो क्या किया जाए बेटा, इसी इक्वेशन को उठा लेते हैं, फिर से लिख लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने लिया नाइट्रोजन बेटा जो गैस फॉर्म में था, प्लस हाइड्रोजन जो कि गैस फॉर्म में था, और ये रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे थे हमारा अमोनिया जो कि गैस फॉर्म में था। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से स्टेट रिमूव कर दे रहा हूँ, हम सबको पता है गैस फॉर्म में है।
अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 2, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, और यहाँ नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3। तो इसको बैलेंस कैसे करें? तो पहली बात, जो कंपोजिशन है मतलब N2 है, तो आप अगर ऐसा सोच ले कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन कर लेंगे, नहीं, इट इज टोटली रॉन्ग। बेटा देखिए हमारे पास जो सब्सटेंस है अमोनिया, उसका फॉर्मूला NH3 है, तो उसका कंपोजिशन आपको चेंज नहीं करना है। आप समझिए, आपने कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है, व्हेन आर एलिमेंट आर यूजिंग इन कंपाउंड आर इन अ फिक्स्ड रेशियो, एक दूसरे से क्या होते हैं, डेफिनेट कंपोजिशन होता है। तो मेरी बात को समझिएगा, तो आप इसके कंपोजिशन को चेंज नहीं करेंगे, अगर कर देंगे तो वो हो सकता है कोई नया सब्सटेंस बन जाए या फिर कुछ भी ना बने, तो इसके कंपोजिशन को चेंज नहीं करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ कि मुझे इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ओके, जो भी चेंजेस करेंगे हम लोग बाहर से करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बाहर पे कह लीजिए कॉफिशिएंट चेंज करेंगे और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सोचेंगे। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी कितने होने चाहिए, 2, तो हम यहाँ पे 2 ऐसे ऐड कर दे रहे हैं। पर जैसे ही हम यहाँ 2 ऐड करते हैं, नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ कितने हैं, 2 है, तो अगर हम यहाँ पर 3 ऐड कर दें, समझिए, अब आप चेक कीजिए, तो हाइड्रोजन भी 6, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, यस, ये बैलेंस हो गई। अब जब बैलेंस हो गई तो ये जो हमने आगे नंबर लगाए हैं, ये कॉफिशिएंट या स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट कहलाते हैं। तो मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो इस तरह से हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब इसको अगर ढंग से लिखा जाए तो हम लिखेंगे N2 प्लस 3H2 इज कन्वर्टेड इनटू 2NH3। तो इट इज अ बैलेंस केमिकल। देखो पहले क्या थी, पहले थी N2 प्लस H2 इज NH3। देखिए बेटा ये भी सही इक्वेशन है और ये भी सही इक्वेशन है, बट डिफरेंस इतना है कि ये अनबैलेंस है और ये बैलेंस है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हमारे पेपर में पूछा जाता है, एक इक्वेशन दे दी जाएगी आपको स्केलेटन, और आपसे कहेगा उसको बैलेंस करो, तो हमको बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ और कुछ इक्वेशन की प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग इसको कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए ठीक है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। चलिए कुछ फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस हम लोग ले लेते हैं और उनको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसकी रिएक्शन हमने करा दी ऑक्सीजन से, तो O2 is converted into H2O plus सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या कीजिए बेटा, आप एक टेबल बनाइए। सबसे पहले आप लिखिए कि आपकी क्वेश्चन में कितने एलिमेंट यूज किए गए हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जो एलिमेंट यूज किए गए हैं वो है हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट में उनका नंबर क्या है? रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1 और ऑक्सीजन है 2। प्रोडक्ट में उनका नंबर क्या है? तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 3, सल्फर है 1। तो पहले सल्फर 1 और ऑक्सीजन 3। ओके, क्या करेंगे हम लोग अपनी इक्वेशन को में जो हमारे कॉफिशिएंट थे उनको चेंज करेंगे और अपने टेबल को अपडेट करेंगे। तो फटाफट देखिए मेरे साथ क्या करते हैं। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 1 and 2, 3, हेयर 2। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले तो ये जो ऑड नंबर में चल रहा है इसको इवन में कन्वर्ट किया जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक काम कीजिए, आपको आपके जो कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो इसको ऐसे करके बेटा एक ब्रैकेट में क्लोज करके रखिए, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में। ये समझने के लिए है सिर्फ कि हमको जो इसका मेन कंपोजिशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं। तो फॉर सेफ्टी पर्पस हमने बेटा इसको क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। हाँ
ओके, अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे, जो भी चेंजेस होंगे कंपोजिशन में वो बाहर से होंगे कोएफिशिएंट लगा के। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन हो गया 2 and 2 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 4, बट साथ ही साथ हाइड्रोजन भी हो गए 4। तो इस तरह से हमने इसको चेंज किया। अब हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हाइड्रोजन यहाँ भी कितने हो गए, 4 हो गए, मगर साथ ही साथ सल्फर कितने हो गए, 2 हो गए। अब सल्फर 2 हो गए तो वहां भी सल्फर 2 होने चाहिए, तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सल्फर 2 हो गए। बट ऑक्सीजन फिर से चेक कीजिए, 4 and 2 6 हो गए। तो ऑक्सीजन जब 6 हो गए तो यहाँ भी कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी कितने हो गए बेटा, ये हो गए हमारे 6। ओके, बैलेंस होगी। तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड है ये, आपको चेक करना है, बार बार चेंजेस करने हैं और अपनी टेबल को अपडेट कर लेना है। तो फाइनली इस तरह से आ गया। अब मैं कहूँ अगर ये इक्वेशन अगर बैलेंस हो गई है तो क्या होगी, तो हम लिखेंगे 2H2S plus 3O2 is converted into 2H2O plus 2SO2। ओके, तो सिंपल था। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, उसको बैलेंस करते हैं। तो अभी स्पेस है हमारे पास, हम यहाँ कर लेते हैं। मान लीजिए ले लेते हैं हम लोग बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। ओके, एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए, आपको कंपाउंड के कंपोजिशन याद होने चाहिए, इनका फॉर्मूला होना चाहिए। बेरियम की वैलेंसी 2 होती है तो क्लोरीन के सामने, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है तो बेरियम के सामने। 9th क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो सल्फेट के सामने, और सल्फेट की वैलेंसी जो है 2 होती है तो वो एल्युमिनियम के सामने। देन इट रिएक्ट एंड फॉर्म BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब देखिए, बेरियम की भी वैलेंसी 2, सल्फेट की भी 2, तो बैलेंस हो गई। एल्युमिनियम की 3 और क्लोरीन की 1। तो इस तरह से ये हमने एक केमिकल इक्वेशन लिख ली जो कि अनबैलेंस है, क्योंकि हेयर सल्फेट 3 है, यहाँ पर 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, वहाँ पे 3 है, तो ये अनबैलेंस है। तो फटाफट फिर से बैलेंस करते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एलिमेंट जो जो यूज हुए हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग रिएक्टेंट के नंबर और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट के नंबर। ओके, तो एलिमेंट में हमारे पास बेरियम है, क्लोरीन है और एल्युमिनियम है, और साथ में देखिए वैसे तो सल्फर है और ऑक्सीजन है, पर एक काम करते, देखिए यहाँ पर सल्फेट की कोई ब्रेकिंग नहीं। सपोज ये ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन SO4 माइनस माइनस जो भी होता है आपके साथ, इट कन्वर्ट इनटू लाइक अगर SO3 में और ऑक्सीजन या कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाता, तब तो हम लोग सल्फर ऑक्सीजन सबको अलग अलग लिखते हैं। मगर यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, पूरा सल्फेट लिख ले रहा हूँ SO4, क्योंकि उसकी ब्रेकिंग नहीं हुई है। अब ध्यान लगाइए, तो इसको किया जाए, डायरेक्ट कर लेंगे फटाफट हम लोग। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बेरियम है 1, वहाँ पर भी है 1, क्लोरीन है हेयर 2 एंड हेयर 3, एल्युमिनियम 2 एंड 1, SO4 यहाँ पे 3 है और वहाँ पर 1 है। सबसे पहले सल्फेट को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी कितने होने चाहिए, 3, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, आपके बेरियम 3 हो जाएंगे यहाँ पर, और जो SO4 है वो भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर यहाँ बेरियम 3 है तो यहाँ भी 3 होने चाहिए, तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ 3 हो गए। क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ कितने हैं, 6। अब यहाँ 6 है तो वहाँ भी 6 होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 6, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया एल्युमिनियम भी अपने आप कितने हो गए, 2, बैलेंस हो गई। देखिए आप, तो बहुत सिंपल था। सबसे पहले हमने यहाँ पे सल्फेट को बैलेंस किया 3, जैसे यहाँ 3 लगाया, बेरियम 3 हुए तो यहाँ भी 3 लगाया, जैसे यहाँ बेरियम 3 हुए क्लोरीन 6 हो गए, क्लोरीन को 6 किया उधर जा करके तो एल्युमिनियम अपने आप बैलेंस हो गए। तो इस तरीके से
क्या कहते हैं, हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। अब देखिए, मैं कुछ इक्वेशंस आप लोगों को दे रहा हूँ, आप फटाफट उनको कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर मुझे लिख के दीजिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व करके उसको भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा जिस तरह से भी आप करना चाहें, और कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आप मुझे फटाफट उनके आंसर भेजिए। तो चलिए फटाफट कुछ इक्वेशंस यहाँ पे दी जाएंगी, आपको उनको बैलेंस करना है। ओके, तो देखते हैं हम लोग। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, चलिए तो देखा जाए। यहां ले लेते हैं हम लोग BaCl2 प्लस H2SO4 is converted into BaSO4 प्लस HCl। इसको बैलेंस कीजिए आप, ये फर्स्ट हो गई। और लिखते हैं, लाइक मैं आपसे कह दूं, हमारे पास है NaOH प्लस H2SO4 is form Na2SO4 प्लस H2O। ओके, और लिख लेते हैं HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is converted into CaNO3 whole twice plus calcium nitrate and water। ओके, और ले लेते हैं पोटेशियम प्लस H2O is converted into KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये कुछ इक्वेशंस हैं, आपका काम क्या है, आप इसको बैलेंस कीजिए और बैलेंस करके मुझे आंसर कीजिए। कह लीजिए आपको ये प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, अगर ये आपको हो जा रही है अपने आप से, तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, इक्वेशन बैलेंस करनी है जो भी, और आप केमिकल इक्वेशंस कैसे राइट करते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर लर्न करना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।